नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हाल ही में वित्त मंत्री जी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को प्रस्तुत कर दिया गया है। अब हम आपके सामने विश्लेषण करने जा रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का, जिसमें हम फर्स्ट क्लास में आज चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर। अब इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हम सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि आर्थिक सर्वेक्षण से तात्पर्य एक ऐसे आर्थिक दस्तावेज से है, एक ऐसे आर्थिक दस्तावेज से है जो सरकारी होता है, यानी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये सामान्य रूप से हर साल प्रस्तुत होता है, प्रतिवर्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है। और जब भी आम बजट प्रस्तुत होता है तो आम बजट से सामान्यतः एक दिन पहले, आम बजट से सामान्यतः एक दिन पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण एक आर्थिक दस्तावेज है जिसे सरकार के द्वारा हर साल आम बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? तो मोटे तौर पर ये सरकार की आर्थिक नीतियों का, मोटे तौर पर सरकार की आर्थिक नीतियों का, मोटे तौर पर सरकार की आर्थिक नीतियों का ये विश्लेषण करने वाला एक दस्तावेज है। तो इसमें क्या होता है? एनालिसिस किया जाता है सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, आर्थिक नीतियों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, जिसमें प्रमुख सरकारी आंकड़ों को विश्लेषित करके प्रस्तुत किया जाता है। मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो संबंध होता है वह पिछले वित्तीय वर्ष से होता है। इसका जो मोटा तौर पर संबंध किससे होता है? तो पिछले वित्तीय वर्ष से होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये चलता है लगभग 31 मार्च तक। यानी अगर हम इस साल की बात करें, इस साल का मतलब हो गया कि आपका 2024 चल रहा है, तो अगर वित्तीय वर्ष की बात करें, अगर हम वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें, वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष को शॉर्ट में कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर 25। और इसकी जो आप कह सकते हैं एक तारीख है, तारीख क्या है? तो ये मोटे तौर पर शुरू होता है 1 अप्रैल सन 2024 से शुरू हुआ है और ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 31 मार्च सन 2025 तक। तो वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है कौन सा है? तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा वाला आर्थिक सर्वेक्षण है? तो वर्तमान वित्तीय ईयर से पिछले वित्तीय वर्ष की बात करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण है। यानी इसमें जो आंकड़े दिए गए होंगे वो किसके दिए गए होंगे? तो फाइनेंशियल ईयर 24 के मोटे तौर पर आंकड़े इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें अगर हम इसको एक साल पीछे कर लें तो ये मोटे तौर पर संबंधित होगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का जो आपका वित्तीय वर्ष बीता है, इससे संबंधित प्रमुख आंकड़े इसमें देखने को मिलेंगे। अब इस साल की जो महत्वपूर्ण विशेषता जो आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? तो इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें आप जो है इसकी वर्तमान महत्ता को कम से कम 2 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला जो इसमें इम्पोर्टेंस है वो ये है, इसका जो सबसे पहला महत्ता है वो ये है कि यह है नई सरकार का, यह है नई सरकार का जो एक तरीके से जिसे 3.0 सरकार या मोदी 3.0 सरकार कहा जा रहा है, इस मोदी 3.0 सरकार का यह पहला सर्वेक्षण है। यह पहला सर्वेक्षण है जो प्रस्तुत किया गया है नई सरकार के चुनने के बाद सबसे पहले। और दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखना है कि इसमें पूर्ण वित्तीय वर्ष के, इसमें पूर्ण वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 24 के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, आंकड़े आपके देखने को मिलेंगे।
सामान्य तौर पर क्या होता था, तो सामान्य तौर पर जो पहले हुआ करता था, मतलब जो सामान्य तौर पर जो परिपाटी है, परिपाटी ये कहती है, एक परंपरा ये कहती है कि जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण है, ठीक, वह बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है और बजट सामान्यतः भारत में प्रस्तुत किया जाता रहा है आपका फरवरी महीने में, और फरवरी महीने के मोटे तौर पर आप इसमें याद रख सकते हैं जो सामान्य परिपाटी है वो ये है कि बजट आपका प्रस्तुत होता है फरवरी महीने के पहले कार्य दिवस को, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी, ठीक है। पहले अंतिम कार्य दिवस को होता था लेकिन बाद में इसको चेंज किया, अब फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को होता है। लेकिन और इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण वह जो है उससे एक दिन पहले, आर्थिक सर्वेक्षण उससे एक दिन पहले ऐसे होता था। लेकिन 2024 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ कि चूंकि 2024 जो है वो चुनावी वर्ष था, इट वॉज एन इलेक्शन ईयर, इसमें जो है इस साल इलेक्शन होने वाले थे, तो चुनावी वर्ष होने के चलते, इलेक्शन ईयर होने के चलते इस साल फरवरी में क्या हुआ कि एक अंतरिम बजट पेश किया गया। क्या पेश किया गया? एक अंतरिम बजट पेश किया गया। और वास्तव में जो सर्वेक्षण प्रस्तुत होना था वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं हुआ, बल्कि आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिसमें सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई थी। इसी वजह से इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि पहले क्या होता था कि अगर फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता था और उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक आप कह सकते हैं सर्वेक्षण प्रस्तुत होता था, तो उस इकोनॉमिक सर्वेक्षण में फरवरी में प्रस्तुत किए जाने के चलते या जनवरी के आखिरी दिन में प्रस्तुत किए जाने के चलते उसमें मोटे तौर पर जो आंकड़े हुआ करते थे वो आंकड़े दिसंबर तक के ही हुआ करते थे, उसमें आंकड़े पूर्ण वित्तीय ईयर के नहीं होते थे। लेकिन चूंकि इस बार जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वह जो है जुलाई माह में प्रस्तुत हो रहा है, इसी वजह से क्या है कि इसमें पिछले वित्तीय ईयर का पूर्ण डेटा आपको देखने को मिलेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के पूरे डेटा इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि आप इसमें ये बात ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कई बार पूछा भी गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में इसमें दो तरीके की बात आपको ध्यान रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में दो तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्थिक सर्वेक्षण में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर। कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात जो है आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका इतिहास क्या रहा है, कब से प्रस्तुत किया जाता रहा है, ठीक। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है, कौन प्रस्तुत करता है, या फिर आप कह सकते हैं इसे तैयार कौन करता है। प्रस्तुत करता तो खैर आप कह सकते हैं कि भारत के वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करेंगे सदन में, बट इसे तैयार करने में किस विभाग की भूमिका है, कौन से पर्सनैलिटी, कौन से पद की भूमिका है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास के बारे में आप ध्यान रखेंगे, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का हिस्ट्री याद रखें, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास में मोटे तौर पर आप क्या ध्यान रखेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे कि इसे 1950-51 से ही प्रस्तुत किया जाता रहा है, 1950-51 से ही इसको प्रस्तुत किया जाता रहा है। और सेकंड बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहले जो है इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, पहले जो है ये बजट के साथ प्रस्तुत होता था, बजट के साथ इसको रखा जाता था सदन के पटल पे। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया, 1964 से इसको पृथक रखा जा रहा है, ठीक है, अलग रखा जाता है। और सामान्य परिपाटी ये है कि जब आम बजट प्रस्तुत होता है उसके एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसका मोटे तौर पर लॉजिक ये है कि चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण का संबंध पिछले वित्तीय ईयर से है और आम बजट का मोटे तौर पर संबंध आगामी या वर्तमान वित्तीय ईयर से है, इसी वजह से दोनों को अलग करके रखा जाता है ताकि एक मोटा आर्थिक
परिदृश्य हमें समझ में आ सके और इसमें इकोनॉमिक सर्वे की भूमिका होती है। अब जो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपके साथ चर्चा करने की बात की थी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे तैयार करने में इसकी कौन से विभाग की या फिर आप कह सकते हैं कौन से मंत्रालय की या मोटे तौर पर कहें कौन से पद की, कौन से व्यक्तित्व की भूमिका है। तो तैयारकर्ता के संबंध में आप ध्यान रखेंगे, इसके जो तैयारकर्ता हैं यानी इसको प्रेजेंटर तो खैर हमारे वित्त मंत्री हो जाएंगे, लेकिन इसको तैयार करने में किसकी भूमिका है, तो इसमें आप याद रख सकते हैं ऑब्वियसली मंत्रालय तो सबको ही मालूम होगा, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। लेकिन वित्त मंत्रालय में भी एक विभाग होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो आप याद रख सकते हैं, उसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामले विभाग, आर्थिक मामले विभाग, इसके द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और आर्थिक मामले विभाग किसके गाइडेंस में काम करता है, जो गाइडेंस किसका होता है, हु इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें आप नाम याद रख सकते हैं, उसको कहते हैं CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। क्या कहते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य वित्तीय सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य वित्तीय सलाहकार, मुख्य वित्तीय सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य वित्तीय सलाहकार, ठीक है। तो वर्तमान में नागराजन जी आप याद रख सकते हैं, वह जो है मुख्य तौर पर मुख्य वित्तीय सलाहकार हैं, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है मुख्य वित्तीय सलाहकार के रूप में, ठीक। अब इसी में हमें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े याद रखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े ध्यान रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे, वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से आंकड़े से महत्वपूर्ण हैं वो हम आपके साथ अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम शुरू से शुरू करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटे तौर पर जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमने अंग्रेज़ी में भी दी हैं और हिंदी में भी दी हैं। हिंदी की सारी बातें हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसमें जो है आप कौन कौन से आंकड़े ध्यान रखेंगे, तो इसमें कुछ आंकड़ों के बारे में हम आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे जो फिनेंशियल ईयर 24 से रिलेटेड है, उसमें एक तो रियल जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात की गई है। रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ को दर्शाता है जिसको इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से, इन्फ्लेशन से क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है, ताकि बेस ईयर के आधार पर, यानी बेस ईयर में जो उत्पादन की स्थिति रही हो उस उत्पादन की स्थिति के आधार पर तुलना करके हम बेहतर प्रकार का जो है जीडीपी का आंकड़ा रख सकें। यह नॉमिनल जीडीपी से अलग होता है जिसमें वर्तमान दरों पर जीडीपी का आकलन होता है। तो जीडीपी ग्रोथ के संदर्भ में जो सरकार का आंकड़ा कह रहा है वो ये कह रहा है कि वर्तमान में लगभग 6.5 से 7% की ग्रोथ जो है वह अनुमानित की गई है, जो पिछले वित्तीय ईयर की तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है, क्योंकि आर्थिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो उन समस्याओं के मद्देनज़र ये एक अच्छी रियल जीडीपी ग्रोथ है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर लगभग 3% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वह जो है उसे कहते हैं, यहाँ पे इसे इंग्लिश में लिखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में लिखेंगे सकल, हिंदी में से लिखेंगे सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। तो मोटे तौर पर अगर आपने डिबेट को फॉलो किया होगा तो आपने ये सुना होगा या देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि बहुत समय से डिबेट देखने को मिल रही है कि भारत का जो आंतरिक ऋण है या जो बाह्य ऋण की स्थिति है वो थोड़ी सी ख़राब है और भारत ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, या भारतीय भी काफ़ी लोन लेने लगे हैं जो आगे चलकर समस्या में उन्हें डाल सकता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर बल दिया गया है कि वर्तमान में जो क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है या भारत की जो ऋण की स्थिति है वो इतनी चिंताजनक नहीं है जैसे कि खबरों में आ रहा है।
जैसे कि इसमें जो है इस बात को बताया गया है, इस बात को हाईलाइट किया गया है कि भारत की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भारत की एस्पिरेशंस के अनुसार है, और मोटे तौर पर जो हाउस आदि के द्वारा, जो फर्म्स आदि के द्वारा जो आप कह सकते हैं लोन वगैरह लिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल मतलब एक तरीके की एक ऐसी पूंजी जो स्थायी होती है और इसका इस्तेमाल किसी तरीके के निवेश के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल निवेश के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मान लीजिए मशीनरी खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, जैसे कि मान लीजिए किसी तरीके का आपको कोई बड़ा खर्चा करना है, ठीक, घर दुकान वगैरह खरीदना है, तो इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि हाल के वर्षों में किस तरीके से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि हो रही है और इसके लिए लोग लोन ले रहे हैं ताकि इन्वेस्ट कर सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो भारत में मोटे तौर पर एक तरीके की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक सूचक है और निवेश में समृद्धि को ये दर्शाता है। इसकी प्रशंसा किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी बल दिया है कि किस तरीके से सरकार एक उच्च निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी, और इसके अनुसार सरकार ने जिसे कहते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जैसे कि जो आपका, अगर आपको याद होगा कि जो फरवरी में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें सरकार ने टारगेट रखा है कि हम कम से कम नहीं तो 11 लाख करोड़ से अधिक का जो है निवेश करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। और आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें भी इसी प्रकार के लक्ष्य को रखा गया है, जो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है, जो आगे चलकर भारत में एक तरीके का आप कह सकते हैं उसे बोला जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट ला सकता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति, विशेष रूप से जो रिटेल इन्फ्लेशन है, खुदरा मुद्रास्फीति की स्थिति है, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है और इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि हाल के वर्षों में किस तरीके से मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही है। और विशेष रूप से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा 4 से 6% की जो टारगेट को रखा गया है, उस टारगेट को अचीव करने में हम सफल रहे हैं। हालांकि पिछले साल ज़्यादा थी, लेकिन इस बार जो है ये लगभग 5.4% के आसपास है, जो आप कह सकते हैं नियंत्रित ही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सटर्नल बैलेंस के बारे में बात किया जाए, यानी बाह्य क्षेत्र के बारे में बात किया जाए, तो आयात और निर्यात भारत के बड़े हैं, लेकिन आयात और निर्यात का जो आप कह सकते हैं एक तरीके का बैलेंस होता है, जिसको चालू खाते का घाटा कहते हैं, जो भारत जैसे विकासशील देशों के संबंध में देखा जाता है। तो चालू खाते के घाटे की स्थिति ये है कि ये जीडीपी के अनुपात में कम हुआ है। पहले जो है ये 2% था, लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थिति देखी गई है वो 0.7% तक ये देखा गया है, जो निश्चित तौर पर जो है एक सकारात्मक संकेत है कि हम जो है अपने चालू खाते के घाटे को कम करने में सफल हुए हैं। और ये जो चालू खाते का घाटा जो कम हुआ है, उसमें 2 महत्वपूर्ण कारकों की भूमिका सर्वेक्षण में हाईलाइट की गई है। पहला है सर्विसेज एक्सपोर्ट, यानी सेवाओं का निर्यात हम बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रेमिटेंसेस, यानी जो बाहर भारतीय रहते हैं दूसरे देशों में, वो अपने परिवारों को जो पैसा घर भेजते हैं, उसके मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। और वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कहता है कि भारत को 2023 में $120 बिलियन की राशि मिली है, जो आगे बढ़ने ही वाली है। तो ये भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा अमृत काल के लिए इसमें एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी की भी चर्चा की गई है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है, एमएसएमई के विस्तार करने की बात की गई है, बजट में भी इसके लिए प्रोविज़न है। इसके अलावा कृषि के विकास की बात की गई है। इसके अलावा एक आप कह सकते हैं ग्रीन ट्रांजिशन, यानी आप समृद्धि करें और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो, इसके लिए जो है हम एक हरित संक्रमण की बात कर रहे हैं, इसके लिए फिनेंस को बेहतर करने की बात की गई है। इसके अलावा वर्तमान में जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का गैप देखा जा रहा है, इसको ब्रिज करना है, इसको हमें पाटना है, और राज्यों की क्षमता को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें पूंजीगत सहायता भी प्रदान की जा रही है, और इसके संदर्भ में एक योजना भी शुरू की गई है 2020-21 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं बातें कही गई हैं सर्वेक्षण में।
अब इससे संबंधित जो सारी डिटेल्स हैं अंग्रेज़ी में भी लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इसमें भूमिका होती है, एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको जो है क्रिएट करता है, इसमें भी इसकी इकोनॉमिक डिवीज़न होती है, वो इस पर काम करती है। इसमें मुख्य व्यक्ति जो होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, जो लास्ट 12 मंथ की जो आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिटेल्स हैं उस पर बात करते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ों पे आइडिया मिलता है, चाहे वो कंट्री की जीडीपी हो, इन्फ्लेशन हो, जॉब्स हो या फिर आपकी ट्रेड की कंडीशन हो। सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में प्रोड्यूस किया गया। शुरू में से यूनियन बजट के साथ रखा जाता था। 1926 के बाद से इसको सेपरेट प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन फिनेंशियल ईयर 23 में 6.7% थी, अभी 24 में ये जो है 5.4 हुई है, जो 4 से 6 का जो ब्रैकेट तय किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा उसके अनुसार है। ये जो है पेंडेमिक के बाद यानी कोरोना के बाद से सबसे कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चालू खाते का घाटा जो है सुधरा है, जो फिनेंशियल ईयर 24 में 0.7% ऑफ द जीडीपी रहा, इससे पहले 2% था। ये आपका काफ़ी अच्छा बात है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारा $650 बिलियन से ज़्यादा का है, और ये अगले आने वाले 10 महीनों का इंपोर्ट कवर यानी आयात निर्यात में जो आप कह सकते हैं घाटा हो रहा है इसको पूरा करने में सक्षम है, और ये हमारे बाह्य ऋण का लगभग 98% कवर कर सकता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो एनपीए है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने काम किया है। विशेष रूप से जो इन्फ्लेशन है, स्पेशली जो कोर इन्फ्लेशन है, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। यानी कोर इन्फ्लेशन एक ऐसी मुद्रास्फीति को दर्शाता है जिसमें मुख्य तौर पर जो आप कह सकते हैं ईंधन की दरें होती हैं या फिर आप कह सकते हैं वोलाटाइल आइटम्स वगैरह होते हैं, उन सबको हटा के मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें जो है कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इन्फ्लेशन की दर और गिरेगी, जो 26 फाइनेंशियल ईयर तक घटकर 4.1% तक हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्रोथ स्ट्रेटजी पे मैंने आपको बात कर ली। एफडीआई इनफ्लो में हालांकि थोड़ा सा चिंता का विषय है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेट एफडीआई इनफ्लो जो है गिरा है, जो फिनेंशियल ईयर 23 में 42 था, अब 26.5 बिलियन हो गया है। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। एनर्जी नीड्स हमारी बढ़ने वाली हैं, जो लगभग 2 से 2.5% तक बढ़ जाएंगी 2047 तक, ठीक है, 47 तक, अमृतकाल के समय तक। इसके लिए जो है हमें काम करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी पे, एमिशन रिडक्शन पे, उत्सर्जन को कम करना होगा। हालांकि सेक्टोरल परफॉर्मेंस जो रही है वो काफ़ी ठीक रही है, जैसे कि पिछले 5 साल में कृषि क्षेत्र में 4% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है। काफ़ी आप कह सकते हैं वेलकम स्टेप है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो ग्रोथ देखी गई है वो 9.5% से ज़्यादा देखी गई है। और आपको ध्यान रखना है कि सर्विसेज सेक्टर अभी भी हमारी इकोनॉमी में 55% तक योगदान कर रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कौन पब्लिश करता है, किसको जो है महत्वपूर्ण रूप से इसमें भूमिका मिली है, और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किस तरीके से इसमें काम कर रहे हैं, हमारे नागेश्वरन जी। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। अब इसमें कुछ आंकड़े हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ कैसी रही, तो कोरोना के समय में नेगेटिव में थी, फिर इसमें बेस इफेक्ट के चलते थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव आया, फिर 22-23 में 7%, और अभी जो 2023-24 का आपका वर्ष है इसके संबंध में 8.2% की बात की गई है, जो आगे लगभग 6.5 से 7% अनुमानित की गई है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, जिसमें सरकार की बोरोविंग्स के बारे में पता चलता है, उस पर भी जो है सकारात्मक बातें कही गई हैं। लगातार ये बढ़ा था 2020-21 में, कोरोना के चलते बाद में इस पर नियंत्रण का काम हुआ, 6.7%, 6.4%, अभी 2023-24 में 5.6% की बात की गई है। और जो अभी बजट पेश हुआ है उसमें सरकार ने कहा है कि आगामी वर्ष में ये 4.9% तक रहेगा। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है सरकार लगातार काम कर रही है, जो वर्तमान में 11.8% तक है। स्पेशली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर सरकार ने लगातार काम किया है, और ये वर्तमान में या जो आपका बीता हुआ वित्तीय वर्ष रहा उसमें 3.2% ऑफ द जीडीपी है। सरकार का टारगेट ये है कि हम जो है इसको काफ़ी बढ़ाएं, और इससे फिनेंशियल ईयर 24 में लगभग 9.5 लाख करोड़ रहा।
इसको जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका मोटे तौर पर जो अंतरिम बजट है उसमें टारगेट रखा गया था कि हम इसको 11.1 लाख करोड़ करें। बजट में भी यही लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार लगातार काम कर रही है। यह वो राशि होती है जिसमें जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें राज्य सरकारों को जो कैपिटल ग्रांट्स दी जाती हैं वो जोड़ ली जाती हैं, और इसकी जो राशि है वो लगातार बढ़ी है, जो 12.5 लाख करोड़ तक है। ठीक है, तो ये काफ़ी वेलकम स्टेप है। इसके अलावा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी सकारात्मक रहा है। इसमें लगभग 10 से 11 महीने का इंपोर्ट कवर करने की क्षमता है। 98% ऑफ एक्सटर्नल डेट जो है वो हम कवर कर सकते हैं, और ये $650 बिलियन से ज़्यादा का है, जो काफ़ी वेलकम स्टेप है। इसके अलावा भारत का जो एक्सटर्नल डेट है, जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, ये जो है वर्तमान में जीडीपी का लगभग 18.5% के आसपास है। लेकिन हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसकी स्थिति के बारे में बात की गई है कि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इसको पूरा कर सकता है, इसको पाट सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें चिंता की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा रेमिटेंसेस में भारत सबसे आगे है, तो मैंने आपको बताया, इसको प्रेषण या विप्रेषण कहते हैं। और मोटे तौर पर इसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है मोटे तौर पर जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं वो जो पैसा भेजते हैं उसको शामिल किया जाता है। भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में है। आप देख सकते हैं 23 का ये आंकड़ा बताता है विश्व बैंक कि $120 बिलियन हमें प्राप्त हुए हैं, जो आगे बढ़कर 2024 तक $124 बिलियन तक जा सकता है। इसके अलावा भारत में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़ रहा है, जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग 328.9 मिलियन तक गया है। ठीक है, ये काफ़ी वेलकम चीज़ है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी 9.5% तक है, ये काफ़ी बढ़िया है। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ में जो है काफ़ी आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन फिर भी ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है। 7.6% तक आप इसको देख सकते हैं। और इन्फ्लेशन में भी जो है कार्य हुआ है, और ये वर्तमान में 5.4% तक देखने को मिल रहा है। आगे भी जो है इसमें कमी करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो हमने आपके साथ चर्चा किया। आगे आने वाली क्लासेस में हम इससे रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।